नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है। उसके बाद शुरू करेंगे ये आपका चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम, और ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपके गद्य खंड का अध्याय नंबर 2 हम देख रहे हैं। इससे पहले राष्ट्र का स्वरूप ये हमने देखा था। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध विधा के अंतर्गत आता है, और रॉबर्ट नर्सिंग होम यह एक रिपोर्टाज शैली का ग्रंथ है। ठीक है, रिपोर्टाज को हम देख रहे हैं, ये आज आपका खत्म होगा। उसके बाद हम कल गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर और साथ ही फिर आपके पाठ के जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी जीवनी साहित्यिक परिचय के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं कौन कौन क्लास में आ चुका है। मोहित, सौम्या, आकाश, रिंकी, आदि, सुमित, पायल, दीपिका, आरती, अन्नू, लक्ष्मी, हर्ष, सुनील, गुड्डू, अभिमन्यु, अमन, विशाल, सत्येंद्र, प्रतीक, आयुष, प्रिया, अंकित, साक्षी, अंकित, नेहा, निशांत, अजीत, निखिल। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी टॉपर्स बनने की। अब आपकी छुट्टियां जो हैं वो समाप्त होने की तरफ है, यानी कि आज आपके 2-3 दिन और रह गए, उसके बाद आपके स्कूल्स खुल जाएंगे। और आप 12वीं बोर्ड में हैं, बोर्ड परीक्षाएं इस बार दे रहे हैं, और आपको इस बार टॉपर्स बन करके जो सम्मान समारोह आपका रखा जाता है RWA के द्वारा, इस पर आपको जुड़ना है। पिछली बार तो खैर हमने फ्री क्लासेस चलाई थी, लेकिन इस बार ये पेड क्लासेस चलाने का मतलब मकसद सिर्फ यही था कि हम बहुत क्लोज तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ पाएँ, आप लोगों से जो है आप लोगों की तैयारी, क्योंकि यूट्यूब पर पता नहीं चलता कि कौन क्लास में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना, लगातार कई बार जुड़ते भी नहीं है, फ्री क्लासेस की वैल्यू भी नहीं करते। इसीलिए बहुत थोड़े अमाउंट में ये आपकी साल भर की क्लासेस रखी गई थी। साल भर हम आप लोगों को सबसे पहला हमारा टारगेट जो कि आपके सिलेबस को ख़त्म करना, सिलेबस को ख़त्म करने के बाद रिवीजन क्लासेस करवाना, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करना, हिंदी में स्पेशली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाना, सभी चीज़ों पर काम करना, ये हमारे पेड क्लासेस लाने के पीछे उद्देश्य था कि हम और बेहतर तरीके से, पिछली बार जो हम 80% से ऊपर अंक का हमने सम्मान समारोह रखा था, इस बार हम 90% से ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि हमारा टारगेट है कि जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वह 90% से ज़्यादा अंक इस बार परीक्षाओं में लेकर के आए। और हिंदी में जैसा मैंने आपको बताया पिछली बार बहुत आपके अच्छा स्कोर स्टूडेंट्स का रहा था, 96 तो बहुतों के थे, है ना, 97-98 तक भी पहुंचा था। तो इस बार हमें ये स्कोर और मल्टीपल संख्या में और उससे अधिक संख्या में चाहिए। ठीक है, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम जो कि हमने देखा था कि लेखक जिसके घर पे अतिथि बन के गया है वहीं उसका जो है उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है अपनी अतिथेया को ही, और वहाँ हॉस्पिटल जा कर के उसकी मुलाकात 2 व्यक्तियों से हो चुकी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वह 2 कौन थे। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो आपके लेखक हैं वह 2 लोगों से मिल चुके हैं। पहला नाम चलो आप लोग बताएंगे कौन सा था पहला नाम। रॉबर्ट नर्सिंग होम में 2 लोगों से मुलाकात लेखक की हुई है, जो कि नर्स रूप में सबसे पहला नाम था आपके पास, क्या था, सबसे पहले मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा के बाद दूसरा नाम किसका आया था बताइए, दूसरा नाम किसका था, मदर टेरेसा, जिनकी जन्मभूमि फ्रांस है, लेकिन उसके बाद इनकी जो कर्म भूमि है वह भारत है। भारत में रह करके यह सेवा समर्पण से रोगियों की जो है सेवा कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम किसका था, मदर टेरेसा के बाद दूसरा नाम किसका आता है, दूसरा नाम आता है आपके क्रिस्ट हेल्ड का। किसका नाम आता है, क्रिस्ट हेल्ड का। क्रिस्ट हेल्ड जो कि आपके जर्मनी की है, जिसकी जन्मभूमि आपकी जो है वह जर्मनी है और इनकी कर्म भूमि आपकी भारत है। ठीक है, इन दोनों से परिचय होने के बाद इसमें मदर टेरेसा जिनकी आयु लगभग 45 बरस है, और क्रिस्ट हेल्ड जो कि आयु ना बता करके बताया है कि यह नव युवती है, यानी इसकी उम्र 20-22 साल रही होगी, यह नव युवती है। ठीक है, इसके बाद तीसरे व्यक्ति का भी जो है यहाँ पर जो है एंट्री हो चुकी थी, और तीसरी एक वृद्ध महिला जो कहा था होम की
सबसे वृद्ध महिला है ना, होम की सबसे वृद्ध महिला के रूप में किसकी एंट्री हुई है? होम की सबसे वृद्ध महिला मदर मार्गरेट है ना, ये इनकी एंट्री हुई थी। और यह क्या थी? यह आपकी गुड़िया की तरह थी। इनकी हाइट, इनकी जो कद था वह बहुत नाटा था, ऐसे जैसे गुड़िया हो, लेकिन ये वृद्ध होने के बावजूद इनके जो शरीर में गजब की फुर्ती थी, इतनी फुर्ती थी कि ये जिस तरीके से काम करती थी ऐसा लगता था कि मशीन भी फेल हो जाए। और क्या कहा था कि इनको कैसा जादू आता था? कहा आपने कामरूप का जादू देखा होगा जिसमें आदमी को मक्खी बना दिया जाता है, लेकिन यह उस जादू को जानती थी जिससे जो आपका मक्खी है वह आदमी रूप में बदल जाता है। मक्खी से यहाँ आशय था ऐसा दीनहीन रोगी जिसके जीवन से सारी उम्मीद गायब हो चुकी है कि अब वह ठीक होगा, और आदमी यानी बिल्कुल स्वस्थ, आशा का संचार उसमें कर देना, एक उम्मीद जगा देना कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा इनका व्यक्तित्व था। तो कहा कि इन्हीं के विषय में, मदर मार्गरेट के विषय में यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से, गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति की यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। तो जब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहीं पर थे ना हम, ये क्या कहते हैं कि बहुत लोग जो कि गुण, रूप, पैसे आदि से पाते थे, है ना, संसार में इज्जत पाते थे, स्थान पाते थे, लेकिन यह क्या है आपके, ये जो व्यक्ति हैं, यह मैंने पहली बार देखा कि जो अपने ही त्याग से समाज में क्या कर रहे थे, क्योंकि इनकी प्रार्थना भी किसके लिए थी? रोगी के लिए थी, कि जो जिस दिन सबसे ज़्यादा बीमार होगा उसके लिए यह प्रार्थना करेंगे कि वह जल्द ही स्वस्थ हो जाए। तो इसीलिए इनका इस ऐसे व्यक्तित्व का परिचय लेखक का जीवन में ऐसे व्यक्तित्व से पहली बार परिचय हुआ था। ऊपर के बरामदे में, हाँ इसके बाद यहाँ से था कि ऊपर के बरामदे में मैंने जादू की पुड़िया जीती जागती देखी, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, गदम की फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यो की मोतियों की बोरी खुल पड़ी। कहा कि वह वृद्ध की सबसे ज्यादा वृद्ध थी, लेकिन उनकी जो फुर्ती थी उनके शरीर में सबसे ज्यादा थी। ठीक है, उनकी वो हंसती थी तो ऐसा लगता है जैसे कि आपकी मोतियों की बोरी खुल करके बिखर गई हो। और उनका काम कैसा? तो कहा मशीन भी मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। 40 वर्ष हो गए उन्हें यहाँ पर भारत में अपनी सेवा देते हुए, और उनके अपने काम में डूबी हुई। रसलीन का मतलब क्या है? तो इस आनंद में डूबी हुई, रस का अर्थ होता है आनंद, और लीन यानी डूबी हुई। इस सेवा रूपी आनंद में डूबी हुई 40 वर्षों से, जैसे जीवन में उनका कोई और अन्य उद्देश्य ही ना हो, केवल आपके रोगियों की सेवा, उनकी पीड़ा को दूर करना ही उनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य हो, ऐसे ही वह अपने काम में डूबी हुई थी। कहा ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने को बेचारे को आदत, सहने को उसे क्या पता। कहा ऑपरेशन, कल हमने देखा था ना कि ऑपरेशन के लिए एक रोगी अस्पताल में आया है और उसका जीवन बिल्कुल ऐश आराम में पला हुआ है, तो उसको कष्ट सहने की बिल्कुल आदत नहीं है। जिसको जीवन में लगातार जिसने संघर्ष देखे हैं उसको कष्ट सहने की एक आदत बनती है ना। अगर जीवन में कोई कष्ट भी आ गया तो उसके लिए बहुत बड़ा नहीं हो, क्योंकि उसने उसकी आदत बन गई है उसको सहने की। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऐशो आराम में रहता हो, अचानक से कोई परेशानी उसके जीवन में आ गई तो बहुत ज़्यादा डगमगा जाएगा, हिलडुल जाएगा, है ना, उसको जीवन में ऐसा लगेगा तूफान आ गया। तो कहा ऐसा ही एक व्यक्ति ऑपरेशन के लिए आया जिसको ऐशो आराम की आदत थी, और रहने से उसको क्या पता सहने का, कि कुछ सहना भी पड़ता है जीवन में, है ना, दर्द भी होता है, ऐसे सहन के बारे में उसे कुछ नहीं पता। पर कष्ट क्या, तो लेकिन कष्ट जो दुख है वो पात्र की क्षमता देख करके थोड़ा ही आता है कि ये बेचारा सह नहीं पाएगा, या बहुत नाजुक है, इसको नहीं होता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो मदर मर जाऊंगा, उसने विहल होकर कहा, बेचैन होकर उसने मदर से कहा कि मैं मर जाऊंगा। जैसे चीख करके कई बार रोगी कह देते हैं कि मैं मर जाऊंगा, है ना, मुझे बचा लो, इस तरीके से। तो कहा वातावरण चीत्कार की विह्वलता से भर गया, जो पूरा आसपास का अस्पताल में जो आसपास लोग होंगे वह उसकी चीख सुन करके क्या हो गए, बेचैन हो गए। विहलता होती है बेचैनी,
पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बूढ़ी मदर की हंसी की झपकी नहीं खाई यानी कि बूढ़ी, जैसे एक आपके दीपक का प्रकाश अगर हल्की सी हवा का झोंका आया तो झपकी खा करके, यानी ऐसा लगता है बुझ जाएगा, ठीक है, हल्का सा झपकता है। लेकिन ये जो आपकी मदर मार्गरेट थी, इस चीत्कार से भी उनके चेहरे की हंसी गायब नहीं हुई। कहा कि बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग। हाँ, तो बताते हुए क्या कहती हैं, वह अपना अनुभव बताती हैं, आज है एवरीथिंग, आज ही तुम्हारा सब कुछ है, कल समथिंग, कल कुछ कुछ हो सकता है, और बस न, फिर उसके बाद नथिंग, यानी आज सब कुछ है, कल कुछ कुछ है, और फिर उसके बाद नथिंग। ये तो जीवन का चक्र है, ऐसा वह बताती हैं। और यह बोल करके वह इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेंप जाता, यानी थोड़ा शर्मा जाता, झुक जाता, ऐसा होगा। आगे कहा, एक रोगी उन्होंने देखा चिंता के गर्त से उठ उभरा हुआ है, तो धानी नामक स्थान में एक भील सेवा केंद्र है, वहां अपनी सेवा के कार्य को वह करेगी। उस जंगली जीवन में, यह कर्पूरिका जंगली जीवन में, यानी वह बहुत अधिक आपके ऐसे एरिया में होगा जहां आसपास जंगल ही जंगल होगा, लोग नगर शहर से दूर होगा। तो वह लेखक क्या सोचता है, कहता है, ओह, वह जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, कर्पूरिका मतलब कर्पूर के समान गोरी हो, जो कपूर के समान क्या हो, जो कर्पूर के समान जो गोरी हो, ठीक है, ऐसे कर्पूरिका देह वाली, कर्पूरिका के समान गौर यानी गोरी। पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है, सौरभ यानी अपनी सुगंध में, जो कर्पूरिका है वह अपनी सुगंध में, खुशबू में इतनी लीन है, यानी इतनी लीन है, यानी इतनी डूबी हुई है कि उसे अपने स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ और दिखता नहीं, यानी वह अपने आप में इतनी डूबी हुई है कि उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आसपास आपके बीहड़ जंगल में मेरा ट्रांसफर हो गया है, कि मैं अपने माता पिता, अपने देश, अपनी जन्मभूमि से दूर हूँ, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए उसके काम में आनंद है, और जिस काम में हमें आनंद है वही हमारे लिए स्वर्ग बन जाता है। जैसे मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो मैं जब पढ़ा रही होती हूँ तो मानो मैं स्वर्ग में ही होती हूँ। स्वर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ग इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां आदमी उदास ही नहीं होता है ना, हमेशा हर किसी के चेहरे पर क्या रहती है, एक मुस्कान रहती है, खुशी रहती है। तो और मुस्कान और खुशी हमें कब मिलती है, जब हम अपना मनपसंद काम कर रहे होते हैं, हमें हम जो चाहते हैं वो मिल रहा होता है, तो वही खुशी होती है। तो यहाँ पर क्रिस्ट हेल्ड के जीवन में खुशी क्या है, रोगियों की सेवा करना, उनकी पीड़ा को दूर करना, यह उनकी खुशी है। तो यहाँ पर जो है, जो व्यक्ति अपने पसंदीदा काम कर रहा होता है उसको खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो वह आपके क्या होता है, वह उसको देख करके वह उसके लिए वही स्वर्ग बन जाता है। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एक बार बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो थम्स अप करके बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद शुरू करते हैं। फिर कहा कि वह हम लोगों को मिलने आई हंसती हंसती, अब उसका ट्रांसफर हो गया है तो वो तबादला हो गया है, ठीक है। वह हम लोगों को मिलने आई, कैसे आई, तो कहा हंसती खिलती बिखरती और कुदकती, क्योंकि अभी वो युवा है तो वह, उसका ट्रांसफर भी हो गया है पर उसको इस बात का दुख नहीं है, वह हंसती खेलती हुई सी वहां सबसे मिलने के लिए आती है। कहा यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं है, विषाद यानी दुख नहीं है, कि किसी का होता है ना कि भाई हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो इंसान दुखी हो जाता है क्योंकि अब वहां उसका कंफर्ट लेवल आ चुका होता है। तो कहा वह दुखी नहीं है, एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में है। कहा कि वह दुखी नहीं है कि मुझे जो है ट्रांसफर हो रहा है, वह तो नई जगह देखने के का चाव यानी रुचि है ना, चाव यानी उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट है, किसको जिज्ञासा है कि मैं देखूंगी यार, नई जगह जाऊंगी, मजा आएगा, ऐसा करके यह भाव उसके रोम रोम में है, यानी उसके पूरे अंतर मन में है। तो लेखक कहता है पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था, है ना, लेखक को थोड़ा लगाव उससे हो गया है, तो कहा मुझे उसका जाना कचोट रहा था, कचोट रहा था का मतलब पीड़ा दे रहा था, कचोट सा रहा था यानी उसको पीड़ा दे रहा था, है ना, उसको दुख हो रहा था कि यह क्यों जा रही है। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई, और वहां यहाँ इन सबसे मिलके वह कहाँ चली गई, फिर उसके बाद कहा कि उसके बाद वह लेखक से मिलने चली गई, ठीक है, सॉरी, अन्य रोगी जो थे उनसे मिलने चली गई। आगे लिखा, इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली,
पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। इधर उधर जाते आते वह क्या करी, इधर उधर जाते वक्त अब उसका ट्रांसफर हो गया तो अपना सामान वामान रख रही होगी, है ना। ट्रांसफर किसका हो रहा है, क्रिस्ट हेल्ड इसका इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। कचोट रहा है का मतलब पीड़ा हो रही है, इसे दुख हो रहा है कि क्यों जा रही है ये। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे से बाहर निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। उधर नहीं झांका यानी जहां लेखक था वहां नहीं झांका। मैंने अपने से कहा कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है ना। और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग निर्लिप्त निद्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। कहा कि मैं वहां बैठ करके देख रहा था, जब वो 2-3 बार उधर से निकली तो शायद मेरी इच्छा थी कि वो पीछे मुड़कर देखेगी, मेरी तरफ देखेगी, पर शायद उसे यहाँ छोड़ने का दुख था ही नहीं, वह तो किसी चीज में लिप्त थी ही नहीं, उसे किसी चीज में उलझना ही नहीं था, वह क्यों दुखी होती। तो कहा कि सिस्टर मदर कैसी थी, तो कहा निसंग यानी किसी के साथ संगति ना करने वाली, निर्लिप्त यानी किसी से लिपटी हुई नहीं थी कि मैं तो यहीं रहूंगी। लगाव होता है ना, जैसे आप लोगों का लगाव कि मैं तो यहीं पर बैठकर पढ़ूंगा, है ना, यहीं रहूंगा, यही स्थान होगा मेरा, इसी में खाऊंगा, एक लगाव हो जाता है हर चीज से। तो कहा लेकिन यह ऐसी नहीं थी कि किसी के साथ संगति कर ले, डूब जाए, निद्वंद। इनका जीवन जो इनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा था यह मेरे मानस चक्षुओं में यानी मन रूपी चक्षुओं में, आंखों में इनका समा गया था। और फिर मैंने आप ही आप कहा यानी अपने आप से ही कहा कि सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। हम भारतवासी जिनके पास श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, जो यह कहता है कि आज तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, है ना, यहीं आपके जो है सब कुछ यहीं रह जाएगा, तो किसी चीज से क्यों लगाव रहना, तुम्हारा सिर्फ संबंध कर्म से है ना। ये सारी तमाम तरह का ज्ञान हमारे पास गीता में संकलित है, लेकिन हमारे व्यवहार में वो नहीं है। हम व्यवहार में किसी से लगाव रखते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी से द्वेष रखते हैं, है ना। हमें जीवन से मोह होता है, जिंदगी से मोह होता है, यानी हमारा ज्ञान हमारी किताब तक ही सुरक्षित रहा। ऐसे भारतवासी लोग जिनका ज्ञान सिर्फ किताब तक सुरक्षित है, पुस्तक तक सुरक्षित है, उनके व्यवहार में नहीं उतरा। तो यहाँ पर लेखक का उसको देख करके उनके मन में आता है कि हमारा ज्ञान तो सिर्फ कहाँ पर है। कहा कि भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए। कंठ में रखकर यानी हमने उसको, हो सकता है कोई व्यक्ति गीता का पाठ दिन में 2 बार कर रहा हो, लेकिन गीता का जो संदेश है वह उसके व्यवहार में उतरा ही ना हो। तो इसी बात पर कटाक्ष करते हुए लेखक कहता है कि हमारे कंठ में गीता है ना, हम उसको बार बार उसको गीता का पाठ करवाते हैं, गीता पाठ करते हैं, लेकिन तुम बिना गीता पढ़े ही तुम्हारे व्यवहार में वो जो है उसको पढ़ करके, तुम्हारे व्यवहार में, उसके जीवन में तुमने उसको अपना करके तुम कृतार्थ हो गई, यानी कृतार्थ यानी धन्य हो गई, ठीक है। कृतार्थ यानी बिल्कुल धन्य हो गई, तर गई तुम। ये आपका पाठ यहाँ पर खत्म हुआ है। तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का पाठ था। तो यहाँ पर इस पाठ का इस पाठ को अगर हम समरी रूप में देखें तो यहाँ पर सारांश रूप में इसको देखें, पाठ खत्म हो चुका है। सारांश रूप में एक बार पूरे पाठ को दोहरा लेंगे ताकि कल हम जब इसके गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर जो कि आपके 10 नंबर के आते हैं तो उसको करने में हमें आसानी हो। जैसे पाठ की शुरुआत किससे हुई थी, तो कहा पाठ के आरंभ में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम का उल्लेख किया है और इस नर्सिंग होम में लेखक अपने किसी जानकार को बीमार होने पर इलाज के लिए लेकर जाता है और यहीं पर उसने पहली बार किसको देखा, मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड को देखा। तो पूरे पाठ का सार हम देख रहे हैं, ठीक है। लेखक इन दोनों के रूप, सौंदर्य तथा रोगियों के प्रति इनकी आत्मीयता और सेवा भावना से बहुत प्रभावित और प्रेरित हुआ। इसके साथ ही लेखक यह व्यक्त करता है कि मानवता की सेवा करने वालों का हृदय एक होता है, वे मनुष्य के बीच खड़ी की गई दीवारों को ढहा देते हैं, यानी बिल्कुल तोड़ देते हैं, हटा देते हैं। इस अंश में इन बातों का ऐसा वर्णन किया गया है कि मानो पाठक के सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा हो, हम ना, रिपोर्टाज यही तो है, आंखों देखी घटना। तो इसका पूरा अंश ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने एक घटना घट रही है, जैसे हम किसी अस्पताल में ही हैं, जैसे दिनहीन दशा में रोगी ही हैं, जैसे अचानक वहां पर हमारी आंखों के सामने मदर टेरेसा ने एंट्री ली है। जब वो कहते हैं कि सफेद वस्त्रों में, सफेद साड़ी में, है ना, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, जब यह वर्णन करते हैं तो हमारे दिमाग में वो छवि बनने लगती है। तो वही कहते हैं कि ऐसा वर्णन किया है जैसे पाठक पढ़ने वाले के सामने प्रत्यक्ष ये चीजें हो रही हो। तो
तो कहा मदर टेरेसा का नाम तो हम सब जानते ही हैं। लंबे कद व गोरे रंग वाली मदर टेरेसा सफेद साड़ी पहने माँ की मूर्ति जैसी दिखती थी। लेखक ने जब इस नर्सिंग होम में मदर को देखा, उस समय मदर की आयु लगभग 45 वर्ष की होगी। लेखक ने मदर टेरेसा के रोगग्रस्त वातावरण में आने और उनकी उम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आंखों देखा वर्णन किया है। निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जैसे क्या क्या उन्होंने बोला था कि देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, तो यह एक लेखक का वर्णन का तरीका था कि वर्ण रंग कैसा था उनका, हिमश्वेत, सफेद के समान, बर्फ के समान सफेद, और अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अरुणोदय यानी सुबह के समय जब सूर्य निकलता है आकाश में तो जो लालिमा चारों तरफ फैलती है, तो ऐसे ही उनके हिमश्वेत रंग पर उसकी लालिमा बिखरी हुई, यानी उनके गाल जो थे वो लाल लाल थे। कद लंबा और सुता सधा, इस तरीके का वर्णन उन्होंने किया है जिससे पूरी मदर टेरेसा की छवि हमारे आंखों के सामने जो है उपस्थित हो जाती है। आगे कहा, इस वर्णन को पढ़कर मदर का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। बर्फ की तरह सफेद रंग पर उगते हुए सूर्य की किरणें पड़े तो बर्फ का रंग लालिमा युक्त हो जाता है। ऐसा ही तो आकर्षक रूप था मदर का। मदर नहीं चाहती थी कि रोग, विपत्ति तथा अन्य कष्ट हमारे समाज में बचे रहें। मदर ने इनमें से एक क्षेत्र चुन लिया, वे रोगियों की सेवा करने लगी। मदर जब किसी को कुछ कहती तो वह किसी तानाशाह वह अधिकारी का आदेश ना होता, बल्कि सहृदय माँ की ममता उसमें झलकती थी। जब वो डांटती थी कि लंबा मुंह मत करो, है ना, रोगी के सामने लंबा मुंह, उदास मुंह अच्छा नहीं लगता, तो उनकी वह डांट में अधिकारी वाला भाव नहीं था, शासक वाला भाव नहीं था, वह एक माँ के समान डांटती थी। कहा जैसे कभी आपकी माँ आपको डांटती होगी, पर उस डांट में उनका स्नेह समाया होता है, प्यार समाया होता है। जैसे आप अपनी माँ के स्पर्श मात्र से खुश हो जाते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा के स्पर्श से जो रोगी है वह भी, उनके उदास चेहरे पर भी हंसी खिलने लगती थी। जैसे आप माँ का स्पर्श पाकर खुश हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ रोगी भी मदर टेरेसा का स्पर्श पाकर हंस पड़ते थे। एक स्थान पर मदर के स्पर्श के प्रभाव का उल्लेख उन्होंने किया है कि कष्ट से ग्रस्त रोगियों को मदर का स्पर्श मात्र ठंडक पहुंचा देता था। पीड़ितों को खुश देखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। स्वयं बच्चे के जन्म दिए बिना भी, हमने कहा था बिना प्रसव के जो माँ बन सकती है, तो यही बिना बच्चे को जन्म दिए बिना भी नारी में इतना ममत्व, इतनी करुणा हो सकती है। हमें यह मदर टेरेसा को देखकर पता चलता है कि एक नारी बिना जन्म दिए भी किसी की माँ बन सकती है। ऐसा हमें मदर टेरेसा से पता चलता है। कहा सारा संसार उन्हें माँ कहता है, क्योंकि टेरेसा के लिए सभी उनके अपने बच्चे थे। चाहे उन्होंने किसी संतान को जन्म ना दिया हो, पर उनके लिए संतान की कमी ना थी, और संतान भी कैसी, जिसे माँ की औरों से ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, तो यह आपका एक हिस्सा मदर टेरेसा से जुड़ा हुआ। दूसरा, एक और महिला, कौन सी, क्रिस्टहेल्ड, इसका देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा इसी नर्सिंग होम में लेखक ने मानव सेवा को समर्पित एक और महिला को देखा। वह कौन सी? तो कहा वह भी बहुत आकर्षक, ऐसा स्वरूप जैसे कोई देवी हो। जर्मनी में जन्मी क्रिस्टहेल्ड भी मदर टेरेसा के साथ ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। यह पूरे पाठ का सार है। ठीक है, क्रिस्टहेल्ड के व्यक्तित्व और सौंदर्य का भी वैसा ही वर्णन लेखक ने किया जैसा मदर का किया था। जिन शब्दों में यह चित्रण किया है उन पर आपका अपने आप ही ध्यान गया होगा। हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के घोर विरोधी थे, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़े भी थे। लेखक को इस बात का थोड़ा आश्चर्य होता है कि फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस्टहेल्ड, जो कि दुश्मन देश हैं, यहाँ एक साथ एक कर्म, एक ध्येय के लिए मानव सेवा में लीन थी। लेकिन हम यह जानते हैं कि त्याग, तपस्वी, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग प्रत्येक देश में होते हैं। जर्मनी में हिटलर ने ही जन्म नहीं लिया, है ना, विश्व का भला करने वाले वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, चिकित्सकों आदि ने भी वहां जन्म लिया। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी हो सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हर व्यक्ति बुरा हो, है ना, एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, हर व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। भारत में एक व्यक्ति हो सकता है पाकिस्तान का दुश्मन, पर सब नहीं हो सकते। तो ऐसे ही जर्मनी में एक व्यक्ति बुरा था, हिटलर, लेकिन उसके बाद और जो लोग थे, वैज्ञानिक थे, वहां के दार्शनिक थे, वह तो अच्छे थे ना। तो कहा मानवता की सेवा करने वाली क्रिस्टहेल्ड भी वहीं की हैं। इसलिए लेखक क्रिस्टहेल्ड से कहता है, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। यही अंतर यहाँ पर लेखक ने दिखाया है। कहा लेखक मदर
मदर से थोड़ी चुटकी लेता है और उसके साथ छेड़ने की उसको कोशिश करता है। कहा कि लेखक यह बातचीत बहुत रोचक है और साथ ही हमें प्रेरणा देती है। कभी कभी हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध ठीक नहीं होते तो उनकी जनता के बीच संबंध भी खराब हो जाते हैं। जैसे हमने कहा पाकिस्तान और भारत के संबंध, राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन हम व्यक्तिगत दुश्मनी निकालें जनता के किसी, हम अनावश्यक रूप में सोचे उनको नुकसान पहुंचाने की, तो ये गलत है। तो यही बात यहाँ पर लेखक बताना चाहता है। ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट नर्सिंग होम में फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस्ट हेल्ड एक होकर काम करती हैं और मदर के साथ लेखक के संवाद को, बातचीत को हमने पढ़ा था कि आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। वह बोलती है हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्या ना हो। मैंने नश्तर चुबाया पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। कहा नश्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा और उसने क्या जवाब दिया कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढहा और मेरा भी, तो हम दोनों की पीड़ा एक, हम दोनों एक। जानते हैं ना कि युद्ध में किसी का भला नहीं होता। हिटलर ने युद्ध छेड़ा तो उससे मदर के देश का तो नुकसान हुआ ही, स्वयं हिटलर के देश की वासिनी क्रिस्ट हेल्ड का भी घर गिरा। संकट और दुख एकता स्थापित करता है। मदर इस सच्चाई को जानती है और वह क्रिस्ट हेल्ड के साथ एक होकर दुखियों की सेवा करती है। यह हमने इस पाठ का दूसरा पक्ष देखा था। दूसरे पक्ष के बाद अब हम आ जाते तीसरे पक्ष पर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इसने बताया कि अब आप ही सोचिए कि क्या किसी व्यक्ति से इस कारण द्वेष रखना उचित है कि वह किसी अन्य देश व धर्म का है। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद कैसा? क्या हम किसी को जाति, धर्म, भाषा, रंग के आधार पर बांट सकते हैं? ना, ऐसी कितनी ही दीवारें हमने खड़ी कर रखी हैं जो सारी मनुष्य जाति को एक परिवार नहीं बनने देती। हम केवल मानव हैं, ना कि मराठी, गुजराती, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय। बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होंगी तभी हम सबका कल्याण संभव है। वैसे ही भारतीय दर्शन में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है ना। तो यह हमें दूसरे अंश से पता चलता है जहां पर क्रिस्ट हेल्ड का जिक्र होता है। तो हमने दो चीजें देखी, एक आपका कौन सा, एक हमने पक्ष देखा जहां पर मदर टेरेसा से बातचीत हुई, दूसरी क्रिस्ट हेल्ड से। अब तीसरा अंश आ जाता है कि पाठ के इस दूसरे अंश में क्रिस्ट हेल्ड और मदर टेरेसा के पारिवारिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा परिचय इसके बाद मिला था। ठीक है, अब हम तीसरे अंश पर आते हैं सीधे, जो कि था आपके, थोड़ा बहुत चीजें आप इधर से भी पढ़ लेंगे, जो कि आपके मदर मार्गरेट से संबंधित था। तो कहा पाठ के अंतिम अंश में मानव कल्याण में लगी एक और मदर मार्गरेट का चित्रण किया गया है। मदर मार्गरेट बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका अचूक प्रभाव छोड़ने वाला जादुई व्यवहार, उनकी चुस्ती फुर्ती और हंसी का लेखक द्वारा वर्णन अत्यंत पठनीय है। इस अंश के अंत में क्रिस्ट हेल्ड के तबादले का भी उल्लेख है। कहा आपने जादूगर के करतब तो देखे होंगे, पल भर में वह कुछ भी करके दिखा सकता है, एक चीज को दूसरी चीज में बदल सकता है। यह सब तो हमारे भ्रम के कारण होता है, पर मदर मार्गरेट भी जादू करती है, पर उसका जादू सच्चा है। लेखक रॉबर्ट नर्सिंग में एक ऐसी महिला मदर मार्गरेट से मिला जो अपने व्यवहार व सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती। इतनी बूढ़ी होने के बाद में भी उसमें गजब की फुर्ती थी। मार्गरेट के जादू से कष्ट के कारण तड़पता रोगी भी पल भर में चंगा हो जाता था। कहा कि इसलिए लेखक ने उसे जादू की पुड़िया कहा है। अपने कामरूप के जादू की कहानियां सुनी होंगी। कामरूप असम में है, वहां के बारे में कहानियां प्रचलित थी कि जो वहां बाहर से जाता था उसे मक्खी, कुत्ता, बिल्ली आदि बनाकर छोड़ दिया जाता था। ऐसा जादू किस काम का? तो लेखक के अनुसार जादू तो मदर मार्गरेट करती हैं, जो अनुकरण करने लायक नहीं है। मदर का जादू मक्खियों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों को वास्तविक मनुष्य बनाने का जादू है। जानते हैं मक्खियों जैसा जीवन बिताने का आशय क्या है? इसका आशय है बीमारी से ग्रस्त दयनीय जीवन। ऐसे ही लोगों की सेवा करके उन्हें मनुष्य बनाने का काम मदर मार्गरेट कर रही हैं। और रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने जादू होम कहा है क्योंकि यहाँ मदर टेरेसा है, क्रिस्ट हेल्ड है और मदर मार्गरेट है, जो रोगियों की सेवा करके उनका जीवन सुधार रही हैं। तो यहाँ पर आपके लेखक ने इन तीन लोगों का एक अद्भुत व्यक्तित्व इस रॉबर्ट नर्सिंग होम के माध्यम से दिखाया है। ठीक है, इन्होंने इतना बारीक वर्णन यहाँ पर किया है कि हमारे आंखों के सामने वह सारे दृश्य कौंधने लगते हैं, बनने लगते हैं जो इन्होंने वर्णित किए हैं। तो अगर आप चैप्टर को समझ जाते हैं, अगर आप इसकी वैसे पीडीएफ से थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे है ना, तो इस पाठ का सारांश आपको इसमें दिखेगा कि इस पाठ की भाषा शैली कैसी है। जैसे भाषा शैली की बात करें, देखें तो क्या कहा कि रॉबर्ट नर्सिंग होम एक ऐसा पाठ है जिसमें संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं का संयोग हुआ है। इन विधाओं में विशिष्ट प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग होता है। इस पाठ में इन भाषा शैलियों को देखा जा सकता है। कहीं पर ऐसा लगता है जैसे मान लेखक क्या कर रहा है, आंखों देखा वर्णन कर रहा है। कहीं पर मान लो वो शब्दों के माध्यम से व्यक्ति का चित्र बनाता है।
और कहीं पर बहुत ही इमोशनल होकर, भावुक होकर भाषा का व्यवहार करता है। जैसे हम कुछ इसमें उदाहरण देखते हैं कि यह है सितंबर 1951, ठीक है, तो उस समय को सूचित कर देना। फिर कहा रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता, वातावरण चिंता में, घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी आ गई है। तो इस तरीके का वर्णन। कहा मदर टेरेसा के साथ क्रिस्ट हेल्ड आती है तो उनका भी ऐसा ही वर्णन करते हैं। कभी आंखों देखी घटना के वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए छोटे छोटे ब्यौरे भी दिए जाते हैं, जो ब्यौरे इस पाठ में आए हैं। इन स्थलों पर पाठ बहुत प्रभावशाली हो गया है जहां इन ब्यूरो के माध्यम से मदर टेरेसा, क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व के चित्र खींचे गए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आपके हाँ माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि। ऐसे ही दूसरी वाक्य जैसे देखा कि भारत उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, बस यही यही। तो ये बहुत प्रभावशाली भाषा का इन्होंने प्रयोग इन डायलॉग्स के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके का इनका प्रयोग था। जैसे इन्होंने कुछ शब्द प्रयोग किए थे, चांदनी चर्चित हाथ, हंसी बिखेरना, चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो, 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में चौंधा गया, हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी, ओह इस जंगली जीवन की यह कर्पूरिका। तो यह अद्भुत वर्णन, यह अद्भुत भाषा शैली इस पाठ में लेखक ने प्रयोग करी, जिससे यह पाठ रोचक और अपना अंत तक हमें बांधने में, क्योंकि एक कहानी ऐसी है कि हमने शुरुआत में पढ़ी और हमें बहुत अच्छी नहीं लगी, बहुत बोरिंग सी लगी, हमने छोड़ दी। पर यह पाठ पढ़ के हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या है, अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है ना। वह वर्णन हमारे क्या होते हैं, दिमाग में बन जाते हैं। तो इस तरीके की भाषा शैली यहाँ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपनाई है। तो इस रॉबर्ट नर्सिंग होम से जो आपके गद्यांश बनेंगे, अगर आप पाठ का सारांश पढ़ते हैं तो उससे आपको उन प्रश्नों को कर पाना आसान रहेगा। आज इस पाठ को खत्म कर लिया है, कल गद्य। अब इसमें इस पाठ को हमें 2 दिन और देने हैं, 2 दिन और देंगे, उसके बाद ये पाठ खत्म। यह 2 दिन हम क्या करेंगे, तो एक दिन हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे और दूसरे दिन हम क्या करेंगे, दूसरे दिन हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। कल मिलती हूँ आपसे सेम समय 4 बजे। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।